हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है विभिन्न स्थलाकृतियाँ। यहाँ देखिए विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपोग्राफिक। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे अर्थक्वेक, भूकंप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे। तो चलिए आज हम कवर करते हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। कह रहा है निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ तीन प्रकार की होती है, पर्वत, पठार तथा मैदान। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार के होती है? तीन प्रकार के, पर्वत, पठार, मैदान। अब हम देखते हैं पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। तो पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पर्वत देखेंगे। पर्वत के बारे में कह रहा है कि उत्पत्ति के अनुसार पर्वत भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें दिया है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। देखिए चट्टान है, सपोज कीजिए कि देखिए एक ये चट्टान है और एक ये पूरे चट्टान है, ये पूरे चट्टान है, ये पूरे चट्टान है, लेकिन इसका बीच वाला भाग ये धंस गया। ये बीच वाला भाग, ये पूरे चट्टान है लेकिन बीच वाला भाग ये धंस गया है। तो ये जो पर्वत बनेगा ये ऐसे उठा हुआ ये और उठा हुआ ये, बीच वाला धंस गया, तो ये क्या कहलाएगा? ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। यानी कुछ इस टाइप से बनेगा, इस तरह से। तो देखिए ये बीच वाला भाग धंसा हुआ है, तो ये जो बीच वाला भाग अगल बगल उठ जाते हैं और बीच जो धंस जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आगे दिया है कि बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी भी कहते हैं, और बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कागारों से सीमित होते हैं। कह रहा है कि इन पर्वतों के शीर्ष क्या होता है? ये शीर्ष जो होता है इसका समतल होता है तथा किनारे जो होते हैं तीव्र। ये किनारे जो होगा इस तरह से तीव्र, मतलब कि स्लोप ज़्यादा होगा, और भ्रंश कागारों से सीमित होते हैं, और इनका जो साइड होता है वो धंसा हुआ होता है, इसलिए कह रहा है भ्रंश कागारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉसेज पर्वत फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार ये पेपर में पूछ देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। तो अगर दे देगा वॉसेज जो फ्रांस में है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। आगे देखिए विभिन्न निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। तो पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं? पहला देखिए सिद्धांत है भूसन्नति। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो भूगोलवेत्ता कोबर ने दिया था। नेक्स्ट है तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत भूगोलवेत्ता जेफ्रीज ने दिया था। आगे है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भूगोलवेत्ता डेली ने दिया था। आगे है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये दिए थे भूगोलवेत्ता वेगनर ने दिए थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत ये दिए थे भूगोलवेत्ता होम्स ने दिए थे संवहन तरंग सिद्धांत। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत भूगोलवेत्ता जो थे वो थे, उनका नाम था जोली ने दिए थे रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये दिए थे हैरी हेस ने। भूगोलवेत्ता का नाम था हैरी हेस, इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिए थे। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिए थे, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिए थे। इस बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। आगे देखिए
क्या है, प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या का श्रेय किसको दिया जाता है, तो W.J. मॉर्गन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने कब किए थे, 1965 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। आगे है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी। देखिए, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है, जॉर्डन नदी घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है, 4800 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पे देखिए ये है देखिए जॉर्डन रिवर, और ये है वेस्ट बैंक, और ये सी ऑफ गैलीली यहाँ पे है, और ये जो पार्ट है ये गोलन हाइट का है, नीचे ये जेरूसलम है, और ये है डेड सी। तो यहीं पे है जॉर्डन रिवर वैली, ये जो जॉर्डन रिवर है यहीं पे जॉर्डन रिवर वैली है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए जॉर्डन घाटी जॉर्डन रिफ्ट घाटी का ही एक हिस्सा है। अधिकांश अन्य घाटियों के विपरीत जॉर्डन घाटी शब्द अक्सर जॉर्डन नदी के निचले भाग पर लागू होता है। यह वह स्थान है जहां यह उत्तर में गलील के समुद्र को छोड़कर आगे निकलता है और अंत में दक्षिण में जहां यह मृत सागर में जा मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि जो जॉर्डन रिफ्ट वैली है ये जॉर्डन रिवर है, उत्तर में ये गैलील सी को, यहाँ पर सी ऑफ गैलील ये देखिए यहाँ पर है, इसको छोड़कर आगे बढ़ती है और ये डेड सी में जाकर मिल जाती है। ये डेड सी रहा, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए जॉर्डन रिवर और जॉर्डन वैली इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं ये जो है बी नंबर है अवशिष्ट पर्वत। हमने पहले क्या देखे, ब्लॉक पर्वत देखे, अब हम देखेंगे अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। इसके पहले देखिए यहाँ पे हम देखे थे ब्लॉक पर्वत ए में, ए देखे थे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। अब हम देखेंगे अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये आ गया अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन जो है, ये चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी भारत, सियरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। अब देखिए रेसिडुअल पर्वत कौन कौन से है अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेसिडुअल पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो अपरदन के फलस्वरूप, चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जैसे हमारे इंडिया में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल एवं सतपुरा रेंज है, नीलगिरी पर्वत है साउथ में, पारसनाथ पर्वत है, राजमहल की पहाड़ी है, ये सब भारत में ही है, सियरा है स्पेन में, गैसा एवं बूटे है अमेरिका में। ये सब कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सब अवशिष्ट पर्वत है। आगे हम सी नंबर देखेंगे संचित पर्वत। यहाँ पे देखिए संचित पर्वत, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। सी नंबर है संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। क्या कह रहा है ये कि भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत है। यानी कि संचित पर्वत क्या होता है कि भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला ये पर्वत है। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। और रेगिस्तान में जो बालू के स्तूप बनते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, संचित पर्वत के श्रेणी में ही आते हैं। आगे है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के ओर मुड़ जाने से बनते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों को मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं
जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है। अपनति, इसको अपनति होते उठे हुए भाग को, और नीचे भाग को अभिनति कहते हैं। तो इस तरह से जो होता है उसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन या फिर बलित पर्वत। अभिनतियाँ होते हैं जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। तो ये सब क्या है? ये सब है बलित पर्वत। तो देखिए हिमालय इंडिया में है, आल्पस यूरोप में है, यूराल भी यूरोप और रूस के जो बॉर्डर बनाता है, और ये जो है रॉकीज भी यूरोप में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। तो हम ये सब देख लिए। आगे देखिए, कहता है विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? 8,848 मीटर है, ये नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर, ये कहाँ पे है? तंजानिया में। मतलब कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है तंजानिया, वही तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना पर आधारित है। आज जहां हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा द्रोणी थी। यहाँ पे देखिए कह रहा कि आज जहाँ पे हिमालय है ना वहाँ पे बहुत साल पहले टेथिस सागर नामक एक विशाल भू अभिनति अथवा द्रोणी थी, धंसा हुआ भाग था, जहाँ आज उठा हुआ भाग है। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए। अब कह रहा है यहाँ पे कि दक्षिणी पठार के जो साउथ का जो पठार था, यहाँ पे साउथ के पठार के पे बल पड़ने के कारण ये भाग क्या हो गया? उठ गया। तो कह रहा है कि दक्षिण के पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण एक लाइन में कह सकते हैं, टेथिस सागर के दक्षिण के पठार टेथिस सागर के ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। आगे है भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वत में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। माउंट आबू के निकट ही गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1,722 मीटर है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई गुरु शिखर की कितनी है? 1,722 मीटर। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट अब देखेंगे जो हम देखे थे कि यहाँ पे देखे थे स्थलाकृति में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति में हम क्या देखे थे? 3 प्रकार के स्थलाकृति देखे थे। देखिए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति में हमने 3 प्रकार के स्थलाकृति देखे थे। हम पर्वत देख लिए। अब दूसरा हम देखेंगे पाठार। तो चलिए अब हम देखते हैं पाठार, बलित पर्वत, ये सब देख लिए। अब आ गया दूसरा पाठार, प्लेटू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटू। तो देखिए धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसको क्या कहेंगे? पठार। जैसे कि देखिए ये धरती है और ये वैसा सतह जो अपने आसपास से थोड़ा क्या हो? ऊंचा हो, लेकिन इसका शीर्ष नुकीला नहीं हो, सपाट हो, वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। आगे समानता पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। पठार की ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 500 फीट। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट है, बोल्विया का पठार 12,000 फीट है, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट है। यहाँ देखिए कोलंबिया का पठार 7,800 फीट है। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पठार कितने निम्न प्रकार के होते हैं? पहला देखिए अंतर पर्वतीय पठार। यहाँ देखिए अंतर पर्वतीय पठार
पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। पर्वत पादीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को कहते हैं पर्वत पदीय पठार। आगे है महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के बीच जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, उसको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे दक्षिण का पठार। क्या कह रहा है? अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? पर्वतमालाओं के बीच जो पठार बनता है उसको अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। पर्वत पदीय पठार क्या होता है? पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वत पदीय पठार कहेंगे। और महाद्वीपीय पठार क्या होगा? जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलिथ, जैसे ज्वालामुखी आता है ना, तो लेकोलिथ फेकोलिथ हम पहले ही पढ़ लिए हैं। तो जो ज्वालामुखी से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लेकोलिथ बनता है, वो लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर क्या हो जाते हैं? उभर जाते हैं। तब ऐसे पठार बनते हैं। कौन सा पठार? महाद्वीपीय पठार, जैसे दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है तटीय पठार। यहाँ पे देखिए तटीय पठार क्या होता है? तटीय पठार समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को तटीय पठार कहते हैं। समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को क्या कहते हैं? तटीय पठार कहते हैं। आगे है गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। गुंबदाकार पठार क्या होता है? कि चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। गुंबदाकार पठार क्या होता है? चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद कहाँ पे है? भारत में है। आगे है मैदान प्लेन। मैदान 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे मैदान। पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, अब देखेंगे मैदान। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला देखिए दिया है अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान में क्या क्या आता है? नदी भी अपरदनात्मक मैदान है, हिमानी भी अपरदनात्मक मैदान है। पवन हम जैसी शक्तियों के कारण अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। देखिए हम फिर से देखते हैं अपरदनात्मक मैदान कैसे बनते हैं। तो नदी, हिमानी, पवन, इन सब शक्तियों के अपरदन से कौन सा मैदान बनता है? अपरदनात्मक मैदान। जैसे कि देखिए ये नदी बह रही है, इसके साइड वाले भाग को क्या करती चलेगी? अपरदन करते चलेगी। तो इस अपरदन से जो यहाँ पे मैदान बनेगा तो वही क्या कहेगा? अपरदनात्मक मैदान। अब जैसे देखिए ये नदी चल रही है और ये साइड में ना कुछ अपने साथ जो भी लाती है उसको छोड़ते हुए जाएगी, इस साइड भी, तो वही क्या कहलाएगा? अपरदनात्मक मैदान। तो देखिए नदी के द्वारा बनता है, हिमानी के द्वारा बनता है और पवन के द्वारा कौन सा मैदान बनता है? अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान में ही एक टाइप का मैदान है जिसको कहते हैं लोएस मैदान, जो निम्न है। पहला देखिए लोएस मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। लोएस मैदान किसको कहते हैं? तो हवा द्वारा लाई गई मिट्टी एवं बालू से बहुत बड़ा मैदान बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लोएस मैदान। ये चीन में है बहुत बड़ा लोएस मैदान। नेक्स्ट देखिए कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। क्या होता है कि चूना पत्थर की चट्टान जब घुल जाते हैं और फिर घुल के वहाँ से पानी हट जाता है, तब जो बच जाता है वहाँ पे जो मैदान बनता है उसको कहते हैं कास्ट मैदान। नेक्स्ट देखिए समप्राय मैदान। समप्राय मैदान किसको कहते हैं? समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। कह रहा है कि समप्राय मैदान किसको कहेंगे? समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। और समप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों के अपरदन के फलस्वरूप जो मैदान बनता है उसको समप्राय मैदान कहते हैं और ये समुद्र तल के निकट स्थित होता है। नेक्स्ट देखिए ग्लेशियल मैदान। ग्लेशियल मैदान किसको कहते हैं? तो हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, इसको कहेंगे ग्लेशियल मैदान, जहाँ पे हिम जम जाता है।
जैसे लद्दाख वगैरह में। आगे है रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जैसे देखिए रेगिस्तान बालुई, वर्षा जब होती है ना तो वर्षा के कारण जब नदी बहती है तो अपने साथ बालू छोड़ के जाती है, तो बालू छोड़ के जाती है, उससे जो मैदान बनती है वो कौन सा मैदान हो जाता है? रेगिस्तानी मैदान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए है, आगे है यहाँ पे आप देखते हैं बी क्या दुआ मैदान के दूसरा टाइप में है निक्षेपात्मक मैदान। हम पहला देख लिए अपर्दनात्मक मैदान। देखिए ये भी इस चीज़ पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन से अपर्दनात्मक मैदान के उदाहरण हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पर्वत पठार देख लिए। देखिए अपर्दनात्मक मैदान के कौन कौन उदाहरण है? अपर्दनात्मक मैदान के उदाहरण है लोएस मैदान, कास्ट मैदान, संप्राय मैदान। उसके बाद देखिए ग्लेशियल मैदान, संप्राय मैदान के बाद है ग्लेशियल मैदान, ग्लेशियल मैदान, रेगिस्तानी मैदान। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब अपर्दनात्मक मैदान के उदाहरण है। अब हम देखेंगे निक्षेपात्मक मैदान। यहाँ पे देखिए अब निक्षेपात्मक मैदान के उदाहरण देखेंगे। तो निक्षेपात्मक मैदान में कौन कौन आएगा? नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगहो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निक्षेपात्मक मैदान किसको कहते हैं? कि नदी जो बड़े बड़े नदी होती है वो निक्षेप कर देती है, जो भी निक्षेप करके छोड़ के जाती है तो उससे जो मैदान बनता है उसको निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। और इसमें कौन सा मैदान आता है? गंगा, सतलज, गंगा का मैदान, सतलज का मैदान, मिसिसिपी मिसौरी नदी का मैदान, हांगहो नदी, ये देखिए उत्तर अमेरिका में है, ये हांगहो चीन में है, गंगा और सतलज ये है इंडिया में है। तो इन सब से जो मैदान निर्मित होता है वो है निक्षेपात्मक, ये सब जो है निक्षेपात्मक मैदान है। तो पूछ देगा कि निक्षेपात्मक मैदान के उदाहरण बताइए, तो गंगा का मैदान, सतलज का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, हांगहो के मैदान। ओके। और इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। और इस प्रकार के मैदान में कौन कौन? जैसे कि गंगा नदी के निक्षेप के द्वारा जो मैदान बनते हैं वो जलोढ़ का मैदान भी बनते हैं, डेल्टा का मैदान भी बनते हैं। तो ये प्रमुख है इस प्रकार के मैदान। आगे देखिए है भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब जो है भिन्न कारकों द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से स्थलाकृति किन किन कारण से निर्माण होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। अगर चैनल अच्छे लगे, अगर आपको वीडियो आपके लिए सही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बाय।